अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के माई एसक्यूएल सीरीज़ के सेशन नंबर 8 के अंदर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटिंग सीक्वल क्यूरीज यूजिंग माई सीक्वल सेकेंड। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे, यूज़ ऑफ कीज़ इन टेबल, यूज़ ऑफ इंडेक्सेस इन टेबल, एक्सप्लेन मॉडिफिकेशंस ऑफ टेबल्स, explain use of order by command and group by command. हमें सबको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि माई सीक्वल जो है वो स्टोर रिकॉर्ड्स इन टेबल, क्योंकि ये RDBMS है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। You not only add to the table after you create it, but also must regularly update the data stored in the database. सिर्फ कंसर्न यही नहीं है कि आपने डेटाबेस में एक दफ़ा डाटा इंसर्ट कर दिया, बल्कि आपको उसको हर वक्त थोड़ी देर के बाद अपडेट भी करना होता है। आप सिनेरियो तो तसव्वुर कर लें कि लेट्स सपोज आप किसी रेंट की कारोबार करते हैं, लेट्स सपोज कार की रेंट का कारोबार करते हैं, या कोई और चीज़ आप रेंट पे देते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कंज्यूम होती है 1 मंथ के बाद और वो वापस आपके पास आ जाती है, तो उसका स्टेटस तो हर वक्त अपडेट होना होगा कि किस वक्त वो रेंट के ऊपर है और किस वक्त वो रेंट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से बाज़ स्टॉक मशीन इसी तरीके से होती हैं जो रीपरचेज़ होती हैं, उस वक्त आपका स्टेटस अपडेट होना, किसी एम्प्लाई का एक दफ़ा छोड़ के जाना या उसको सस्पेंड करना, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। द अपडेट ऑपरेशंस मे रिक्वायर रिप्लेसिंग सर्टेन रोज इन टेबल। इन एडिशन यू विल आल्सो हैव अ डिलीट नादरा का सिस्टम देखें, आपका एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड बन जाता है, बाद में आप मैरिड हो जाते हैं तो ख़वातीन का जो निशान अपना उसका रिलेशनशिप होता है वो अब शादीशुदा लिखना, ये भी अपडेट है। अगर आपने वहाँ पे पहले शौहर का पहले फादर का खाना था, अब वहाँ पे शौहर का नाम आ जाना, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी वही रहेगी, ये नहीं अपडेट होगी। कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी रिहाइश का पता बदल जाना। Also have to delete data from the table that you are no longer require। जैसे अब आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो चुकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आप परफॉर्म एडिशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। यू कैन आल्सो डिफाइन अ इंडेक्स ऑन अ कॉलम टू एनहांस द स्पीड ऑफ डाटा। सर्च सॉर्ट ऑपरेशंस करने के लिए आपको इंडेक्सेस बनाने होंगे to organize the data efficiently in tables and use in performing update and delete operation in tables. You need to have certain efficiently tables, आपको columns designated as keys करने होंगे। Working with keys and indexes, सबसे पहले हम इसी के बात करेंगे defining keys के ऊपर। columns with key definitions, यानी आपने पहले से ये एक column बनाए हुए हैं, उनके ऊपर आपको information देनी है कि ये कौन से keys हैं, हैव इम्प्लीमेंटेड होंगी। जैसे कि यूनिक कीज़ है, यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। आप समझते हैं कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आपको ये यूनिक कीज स्ट्रेन लगाने होंगे। इंडेक्सिंग अ कॉलम विल हेल्प टू इन्हेंस द स्पीड ऑफ डाटा सर्च एंड सॉर्ट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। आप देखें कि गूगल आपको दुनिया भर में से बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के अंदर से आपको डाटा फ़ौरन सर्च करके आपके मुताबिक वो देता है। वो इसका एल्गोरिदम किस कदर मजबूत है, वो इंडेक्सेस की बेस पे। अब आते हैं डिफाइनिंग कीज़। कीज़ आर कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन टेबल। बेसिकली कीज़ क्या होती हैं? कीज़ वो कॉलम्स होते हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ इंक्लूड प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की। याद रखें कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, 2 प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप मोर देन 1 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बना सकते हैं। ऐसी कीज़ को हम कंपोजिट कीज़ कहते हैं, जिसके अंदर मोर देन 1 कॉलम्स हो। इसी तरीके से अ प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन टेबल। और इसका काम क्या होता है कि आपकी जो रोज़ होती हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, लेट्स सपोज अगर आपने यूज़र नेम बनाया है और उस यूज़र नेम की इंफॉर्मेशन जो है आपको ये करने की ज़रूरत पेश आए, तब आपको ये ज़रूरत पेश आएगी। अगर आप इस कंसर्न को देखें और सारी चीज़ों को कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो इसकी सारे के सारे वर्किंग जो है रोज इन टेबल, इट कैन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फील्ड्स ऑन अ टेबल। अ प्राइमरी की स्पेसिफाई दैट देयर कैन नॉट बी अ कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन 2 सिमिलर वैल्यूज। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 2 प्रोडक्ट सेम नेम से नहीं हो सकती, 2 यूज़र नेम सेम नेम से नहीं हो सकते।
जैसे कि आप लोग अपना जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, तो जीमेल के अंदर आप अगर एक ईमेल आईडी किसी की बन चुकी है तो दोबारा उस ईमेल आईडी को नहीं बनाया जा सकता। द प्राइमरी की डज नॉट अलाउ ब्लैंक और ना ही आप प्राइमरी की के अंदर खाली जगह छोड़ के जा सकते हैं और नल वैल्यूज कर सकते हैं। ऑल द कॉलम्स आर डिक्लेयर्ड एज नॉट नल। जैसे ही आप उसको प्राइमरी की कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नॉट नल भी हो जाएगा। आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे, वो कौन से हैं? कंटेन्स अ वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। पहली बात तो ये कि हर उसमें जिस पे आपने प्राइमरी की लगाई है लाजमन वैल्यू देनी होगी, खाली छोड़ नहीं सकते। इज़ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड, और उसमें हर इंपॉर्टेंट तीन चीज़ दूसरी ये है कि वो आपको यूनिक देनी होगी, पहले से डिफाइन शुदा नहीं देनी होगी। अब सबसे पहले यू कैन डिफाइन अ प्राइमरी की व्हेन यू क्रिएट द टेबल। द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल इज क्रिएट टेम्पररी टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल नेम और फिर कॉलम नेम, डेफिनेशन और आखिर में आप प्राइमरी की दे सकते हैं। क्रिएट से मुराद क्या है कि आप जब भी डेटाबेस बनाएंगे तो वो है कि आपके डेटाबेस एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। टेबल एड्स अ टेबल टू द डेटाबेस, टेबल नेम स्पेसिफाई द नेम फॉर द टेबल टू ऐड टू द डेटाबेस, primary key creates a primary key on the specified column, field name specify the name of the column to define the primary key. MySQL provide different ways to define a primary key for a table. आपके मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए वो एक्सप्लेन करते हैं। You can define the primary key on a table while creating it. You can also modify an existing table structure and define a primary key using the alter table command. और अगर आपने पहले से टेबल बनाई हुई है तो आप उसकी आल्टर टेबल की कमांड के ज़रिए भी उसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। कहता है यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्राइमरी की फॉर द एम्प्लॉय डिटेल टेबल, यू विल नाउ मॉडिफाई दिस की और नल नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट सो दैट दिस प्राइमरी की डज नॉट एक्सेप्ट और कंटेन अ नल वैल्यू। अगर आपने उसको आल्टर करना है तो आल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, मॉडिफाई EID इंटीजर 3 नॉट नल, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। लेट्स सपोज हम अपना MySQL ओपन करते हैं। हम पहले यूज़ करेंगे, यूज़ प्रॉपर्टी, शो select static from amp underscore details. So we have a record like Saif, Habib, Hafiz, Ahmed. और इसका अगर आपने स्ट्रक्चर अब दोबारा से एक इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। ये कमांड था DESC डिटेल्स। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की किस पे लगी हुई है। आपके नॉट नल नो आ रहा है और डिफ़ॉल्ट है। लेट्स सपोज अगर आप इसमें से इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय ID और फर्स्ट नेम वगैरह पे लगाई हुई है, अगर आपने इसको करना हो तो लेट्स सपोज हम एक और टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल कमांड है और फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की बनाता हूँ या स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसको कॉलम नेम देने, स्टूडेंट नेम, और इसको मैं रख रहा हूँ प्राइमरी की। अब इसको साथ नॉट नल देना चाहें तो नॉट नल, और ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहें तो आई थॉट इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये याद रखें कि ऑटो इंक्रीमेंट इस पर नहीं लग सकता। मैं क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये करैक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो प्राइमरी की स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट एज कर लें इंटीजर, और स्टूडेंट
एड्रेस कर लें। अगर आपने यहाँ स्पेसिफाई नहीं करना तो यहाँ पे हमने इसलिए छोड़ गए थे स्टूडेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर आपने कंपोजिट की बनानी हो, प्राइमरी की अगर एक पे लगानी है तो इट्स इनफ। आप इसके साथ एन वेरिएबल कैरेक्टर और प्राइमरी की यहाँ लगा दें, दैट्स इनफ। आखिर में इसको ख़त्म करें, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़। पहला नाम जी सैफ, लेट्स सपोज स्टूडेंट एज 25, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, 35 कर लें। और स्टूडेंट एड्रेस लाहौर। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली कि नहीं, क्या जी कॉलम डज नॉट, ओह सॉरी फ़ोन नंबर है 311006196। ये कि डाटा इंसर्टेड। अब देखें, मैं इसी डाटे को जब दोबारा इंसर्ट करना चाहूँगा तो मुझे एरर कोड आएगा 1062 डुप्लीकेट एंट्री सैफ फॉर की प्राइमरी। एक अगर आपने नाम प्राइमरी चेंज किया हुआ है, लेट्स सपोज आसिफ कर देते, तो अब ये एक्सेप्टेड होगा। इसका बाकी देखें डाटा मैंने नहीं चेंज किया, लेकिन जिसके ऊपर मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया है वो लाजमन होगा। तो अगर आप देखें इसके ऊपर तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आई हैव 2 रिकॉर्ड्स। प्राइमरी की का क्या करेगा कि वो आपको डाटा आपके डाटाबेस में एंटर ही नहीं होने देगा। ये तो था एक की बनानी हो। अगर आपने तसव्वुर करें कि एक और टेबल आपने बनानी है, लेट्स सपोज स्टूडेंट 2 के नाम से बनाते हैं, और आप कहते हैं जी कि एक क्लास में स्टूडेंट जो होगा उसका फ़ोन नंबर भी जो आप बना रहे हैं स्टूडेंट टेबल के नाम से 2 करता हूँ, क्योंकि दूसरे नाम से टेबल नहीं बनेगी। मैं ये कहता हूँ कि प्राइमरी की जो है वो जिस स्टूडेंट का नाम और उसका फ़ोन नंबर, ये दोनों मिल के आपकी एक प्राइमरी की बने। तो वो कैसे बनाएंगे, आप ये कंपोजिट की बनाने जा रहा हूँ प्राइमरी की, और उसके अंदर आपने जो 2 फील्ड देनी है वो आप दे दें, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और दूसरी आप देना चाह रहे हैं फ़ोन नंबर। कोई भी दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक दें। ये आपकी की बना दी मैंने कंपोजिट की। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मोर देन 1 भी ले सकते हैं। कहाँ पे कह रहे हैं सॉरी, हमारे पास यहाँ नाम गलत हुआ है स्टूडेंट का। ओके ओके जी, नाउ यू कैन सी दैट कि कंपोजिट की आपकी रेफरल हो गई। अब लेट्स सपोज हम पहले एक डाटा इंसर्ट करते हैं। आप देखें कहता जी सॉरी स्टूडेंट्स 2, एक एंट्री कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और ये स्टूडेंट्स 2 में ये देख लीजिएगा ये आ गया। अब हो सकता है आसिफ कोई और हो, उसका नंबर जो है वो ये हो, क्या अब ये की एंटर होगी? ये होगी, क्योंकि अब जो प्राइमरी की बन चुकी है
वो दोनों के साथ मिल के बन रही है, आसिफ एंड उसका फ़ोन नंबर। मेरी बात को आप समझ गए? आपने इसी तरह से अगर एक शख्स है और वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है, और तो हो सकता है ना उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है ना। तो आप ये रखना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही काम करेगा, तो आप फिर उसकी कंपोजिट की बनाएं। इस तरह से हम बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें ये इस तरह की कंपोजिट कीज़ बनानी पड़ती। सो यही हमारा कंसर्न था, तो इम्प्लीमेंट हमने किया। इसको आल्टर तो आप देख ही चुके हैं, तो ये कंपोजिट की मैंने आपके सामने डिफ़ाइन की। अब कंपोजिट की के लिए तो आपने देख लिया कि प्राइमरी की एंड पे रखें और जितने कॉलम आपने उसको देना है उन सबको आप मिक्स कर दें। लेकिन फ़ॉरन की एज सच कोई ऐसी की के साथ लफ्ज़ नहीं लिखा जाता जिस तरह, या कंपोजिट की के लिए कभी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि प्राइमरी की कंपोजिट की, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ उसकी वर्किंग है। इसी तरीके से फॉरेन की क्या है? फॉरेन की भी आप रिलेशनशिप इज यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। A foreign key is a column in a table that has a corresponding primary key column in a different table। और उसका काम क्या है कि डिफरेंट टेबल के साथ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कर सके। In other words, a foreign key in a table is used for referencing a primary key to present in the another table। उसकी another जगह पे पेश करता है। The main goal of foreign key is to maintain referential integrity of the data। In other words, it can be said that it is a database constraint that refers to a column in another table. For instance, you can define a column as a foreign key only if both the tables have InnoDB as their storage range। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक डेटाबेस दिखा रहा हूँ, वो सीकल सर्वर में है, लेकिन ये हम एक वेबसाइट बना रहे हैं इलेक्ट्रोमेड के नाम से, उसके अंदर हमने ही किया। अब ये इसके अंदर डेटाबेस क्या है कि इसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ पेशेंट्स होंगे, कुछ मशीनें होंगी, मशीनें फ़रोख्त होंगी। अब मशीन जो फ़रोख्त हो रही हैं उनके साथ उनका डेटाबेस जो है वो इस तरह से होगा कि जब रिपोर्टिंग आप करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए एक बिल बनेगा, बिल के अंदर एक से ज़्यादा मशीनें भी फ़रोख्त हो सकती हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ या किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि कुल कितने सेल मशीनें हुई, उनको किस रेफरल ने इसको सेल किया, या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से सेव हुई। अब ये सारा डेटाबेस जो डाटा हम रख रहे हैं वो हम एक टेबल में नहीं रखते, क्योंकि अगर हम एक टेबल में रखेंगे तो हमें रेपिटेशन ऑफ डाटा, जिसकी हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, डाटा वो हमारे साथ उसकी सिचुएशन अक्कर कर जाएगी। अब जैसे मैं आपको ये दिखा भी दूँ, लेट्स सपोज ये एक रिपोर्टिंग एरिया है और यहाँ पे आप उसको देखें। लेट्स सपोज मेरे पास एक एम्प्लाई है और मेरे पास एक एम्प्लाई की लिस्ट है और मैं उसको अभी ये सेल एरिया और इसके साथ कर रहे हैं। यहाँ से डेटाबेस आ जाएगा, ये इसकी टेबल्स हैं। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका कोई एम्प्लॉइज़ हैं, इसके एम्प्लॉइज़ की लिस्ट जो है आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉइज़ हैं इसके, उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। कुछ टेक्नीशियंस हैं, ये तो अभी हमने डाटा डाला हुआ है, और कुछ इसके टेक्नीशियंस हैं, कुछ सेल्समैन हैं, कुछ एडमिन हैं, मुख्तलिफ़ राइट्स हमने दिए हुए हैं। लेकिन जैसे हमने सेल किया तो इस सेल टेबल के अंदर हमने जैसे मुख्तलिफ़ लोग हैं हमारे पास जिनकी हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है, डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, तो उनकी हमने इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्राइव करना है। सेलेक्ट टॉप टू 1000, ये सेल कर रहे हैं, तो सेल करते हुए हमने उनकी सिर्फ एक प्राइमरी की थी। अब मैंने सेल आईडी किया, एक बिल जनरेट होना है, एक बिल के ऊपर मोर देन 10 मशीनें, 15 मशीनें, जितनी भी मशीनें सेल हो जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब आपने एक प्राइमरी की लगा दी तो एक बिल एक के ऊपर हो सकता है, तो हम प्रोडक्ट्स को इसमें नहीं रखेंगे, हम बेसिकली उसको डिज़ाइन करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ बिल की यहाँ पे रहे, और एक हमने सेल प्रोडक्ट टेबल के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा हुआ है।
लेट्स सपोज ये आपके सामने आ रहा है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्राइमरी की लगी हुई है H1, H2, H22, H25, इनमें से कोई भी टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं। और ये जितने भी बकाया कॉलम लिए गए हैं, जैसे टेक्नीशियन नेम है, डॉक्टर नेम है, सेल्स पर्सन है, ये सारे के सारे एम्प्लॉय टेबल से आ रहे हैं। अब वहाँ पे हम इसकी टाइप्स दी हुई हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सा शख्स जो है वो डॉक्टर है और कौन सा जो है वो नहीं है, लेकिन ये नाम जो आ रहे हैं वो एक ही टेबल से आ रहे हैं। और जब ये एक टेबल से आ रहे हैं तो ये सारी की सारी उसकी क्या बन जाएंगी, एक प्राइमरी की बन जाएंगी। आपने उसके साथ कंपोजिट की भी लगा सकते हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्राइब भी कर सकते हैं। जब आप सारा डाटा इस तरह से लेते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जिसकी देखें चाहेंगे रिपोर्ट, सिर्फ उसी के हवाले से उसकी रिपोर्ट का रिट्राइव। ये तो सिर्फ यूज़र की इंफॉर्मेशन थी। जब आप इसको आगे चलाएंगे, वेट फॉर द डाटा, यू कैन सी दैट यहाँ पे ये मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं और इन मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ की यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे कि ये सेल्समैन है, एडमिन है और टेक्नीशियन है। तो ये यहाँ से डाटे को हम रिट्राइव करते हैं और फिर इस जगह पे ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली पुट अप होती जाती है। आप देखें कि इससे रिडंडेंसी नहीं हो रही, एक ही वक्त में कई लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन डाटा एक जगह से रिट्राइव किया जा रहा है। यहाँ से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं इस द बिहाफ पे इसको मैं गेट कर लूँगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि रेफरल की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर ने कितने को सेल्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन की हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको सेल टेबल दिखाई है, डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई ऐसी कॉलम्स नहीं है जैसे, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज आमिर डॉक्टर खावर है, उसका रेफरल हम कर रहे हैं कि उसका कहाँ से डेट का इंफॉर्मेशन लेनी है 1 एंड देन हम उसको गेट कर रहे हैं 7 डेट तक। तो ये जो जनरेट होगी रिपोर्ट, ये मुख्तलिफ टेबल से डाटा उठाएगी। ये जो रेफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे टेबल में डाटा जाना है, इसके लिए हमें फॉरेन की ज़रूरत पेश आती है। दैट वाज नोन एज द रेफरल इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। अब जहाँ जहाँ पे डॉक्टर खावर होगा वो कंप्यूटर सारा कोड उसका कंपाइल करेगा, मशीन की प्राइसेस उठाएगा, क्वांटिटी भी उठाएगा, हालांकि इसका उसके साथ डॉक्टर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये पूरी आपके सामने रिपोर्ट बना के दे देगा कि डॉक्टर खावर के इतने हैं। और अब जैसे आमिर के देखना चाह रहे हैं तो इसने सिर्फ वो डाटा उठाया जहाँ पे डॉक्टर खावर के साथ सेल थी। अगर आप देखें तो यहाँ H1 है और सिर्फ एक जगह पे डॉक्टर खावर था। उसने आगे कितनी प्रोडक्ट सेल की वो हमारी एक और टेबल बनी हुई है। इस तरह से मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। ये नहीं होता डाटा कि आपकी एक ही टेबल के अंदर ये वर्किंग फ्राहम हो। एक H1 के अंदर जितनी भी सेल हुई हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट सेल हुई हैं, वो आप इसके साथ देख सकते हैं। H1 अब यहाँ से ये प्राइमरी की है, लेकिन अगले टेबल की ये आप जो है वो फॉरेन की बन चुकी है। अब एक ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो H1 का रिलेशनशिप जहाँ जहाँ जुड़ा होगा वो प्रोडक्ट्स होंगी। और इस तरह से ये 3 से 4 ये 10 टेबल से डाटे को रिट्राइव किया जा सकता है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए देखेंगे H1 आ रहा है, H1 के ऊपर 2 प्रोडक्ट सेल हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि 5896 की। तो यही कंप्यूटर ने आपकी रिपोर्ट्स को उठाया है। लेकिन अब अगर हमने आमिर की देखनी है तो देन यू कैन सी दैट कि अब ये पूरा डाटा जो है वो उसके साथ चेंज हो जाएगा। ये हमें क्वांटिटीज़ भी बताएगा, उसकी प्राइस भी बताएगा। अब ये प्राइस वगैरह इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, प्रोडक्ट टेबल से आ रही है। और ये सारा आपस में एक जो है वो रेफरल इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यू कैन सी दैट। अब उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसने उसकी टोटल सेल बता दी कि लेट्स सपोज इसकी जी इतनी सेल्स है, H2 H25 ये उस वक्त बिल बने थे, इसने ये प्रोडक्ट्स खरीदी थी, ये सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज डिसाइडेड। एक टेबल में ये नहीं हो सकता ये काम। सो आगे बढ़ते हैं। तो यही रेफरल टेबल थी। अच्छा, अगर आपने पहले से वो सारी चीज़ें को साथ ऑर्गेनाइज कर दी है, आल्टर टेबल के भी इसी तरीके से है। अच्छा, द ऑप्शन फॉर डिफाइनिंग अ फॉरेन की आर लिस्टेड। कब करना है, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, केस्केड, सेट नल, नो एक्शन, रिस्ट्रिक्ट।
डिलीट्स अ चाइल्ड रो इफ़ रिलेटेड पेरेंट रो इज़ डिलीटेड। अगर आपका मेन पेरेंट आइटम डिलीट हो जाए तब भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं कि आपका वो डाटा डिलीट हो जाए। ऑन अपडेट मॉडिफाई द चाइल्ड रो इफ़ द रिलेटेड रो इज़ अपडेटेड मॉडिफाइड, इस तरह से इंफॉर्मेशन आल्टर टेबल की है। आल्टर टेबल इम्प्लाई सैलरी ऐड फॉरन की। अगर लेट्स सपोज मैं एक टेबल बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये स्टूडेंट 3 के नाम से बना रहा हूँ। चले वो प्राइमरी की बनी हुई है, हम एक और टेबल बनाते हैं कोर्सेज की। क्रिएट टेबल कोर्सेज, और इसमें हम कोर्स आईडी एन वेरिएबल कैरेक्टर 50, कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स आईडी को आप इंटीजर रख दें, आईडी जब लिया है तो मेक इट इंटीजर। कोर्स नेम क्लास, किस क्लास को पढ़ाया जाएगा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं होगी। कोर्स डिस्क्रिप्शन और क्रेडिट आवर, कोर्स ड्यूरेशन, ये इंटीजर में आएगा। ये हमने एक कोर्स की टेबल बना दी, कोर्स नेम, कोर्स डिस्क्रिप्शन, और इसके ऊपर हमने प्राइमरी की भी लगा दी और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। ओके, ये टेबल क्रिएट करते और इसमें आप कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लर्न द डेटाबेस इंफॉर्मेशन, और इसका कितना है जी 3 क्रेडिट आवर है। ये हमारे पास एक डाटा आ गया। क्योंकि हमारा डज नॉट मैच, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया। इस सूरत में मैंने आपको बताया था कि आपको कॉलम के नेम डिफाइन करने होंगे, जैसे कि कोर्स अंडरस्कोर नेम, कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, कोर्स ड्यूरेशन अंडरस्कोर ड्यूरेशन। अब ये फाइनल है। नाउ द रिकॉर्ड वाज एंटर सक्सेसफुली। एक दो और कोर्सेज डाल दें, XML, मार्कअप लैंग्वेज, ये भी लेट्स सपोज 3 कैरेट आवर है। दूसरा रिकॉर्ड एंटर हो गया। एक और डालें वैल्यूज़, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेट्स सपोज ये 2 क्रेडिट आवर का करते हैं। We have records. Select static from courses. So we have 3 records, and let's suppose we have
हमारे पास ये स्टूडेंट की टेबल है, ये कोर्सेज हो गए, और अब हम एक स्टूडेंट की टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाते हैं, और इसके अंदर मैं रोल नंबर रख देता हूँ, इंटीजर प्राइमरी की और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। स्टूडेंट नेम इसमें से प्राइमरी की हटा रहा हूँ, मेरे पास ये एक टेबल, अब इसी में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट करें, और इसको हम पहले दे दें स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस। देखा मैंने यहाँ पे नाम थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, स्टूडेंट एज तो ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे NET, स्टूडेंट एड्रेस, और स्टूडेंट फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर अकेला, फ़ोन अंडरस्कोर नेम। इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, स्टूडेंट एज के अंदर ये नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर, ये सॉरी ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट था। अब रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगली वैल्यू इंसर्ट करते हैं, दो चार वैल्यूज़ चाहिए, 25 कराची, अब एक और वैल्यू डालते हैं, असफांद कराची, नंबर चेंज कर दें, एक और वैल्यू डाल दें नेल्सन, एक और वैल्यू इंसर्ट कर दें दानिश, so we have 3 courses, and now let's suppose we have, say, let's start from student, we have the following students, ये देखें कुछ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। अब आप यहाँ से समझ लें कि दूसरा स्टूडेंट आसिफ के नाम से रोल नंबर 1 पे नहीं आ सकता, ऑटो इंक्रीमेंट ही होगा। इसी तरह से कोर्सेज हैं, एक कोर्स बन चुका है, दोबारा कोर्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसका फ़ौरन की कंसेप्ट करें, हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, क्रिएट टेबल। अब इसमें मैं क्या दूंगा, अब याद रखें, पहले मैं देना चाह रहा हूं कभी रोल नंबर कौन सा है, वो इंटीजर, अब आपने वही पुरानी रखनी है जो आपने यहाँ पे रखा है, और दूसरा मैंने देना है जी कोर्स आईडी, और ये इंटीजर है। इनमें कोई भी प्राइमरी की नहीं मैंने देनी। अगर आप प्राइमरी की कंपोजिट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है,
यानी एक स्टूडेंट एक वक्त में सिर्फ एक कोर्स में नहीं, मतलब एक कोर्स में एक दफ़ा इनरोल होगा, दो दफ़ा नहीं हो सकता। तो अगर आपने बनाना है तो अब आप देखेंगे कि प्राइमरी की बना रहा हूँ और कंपोजिट की बना रहा हूँ, वो दोनों के साथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी। ये ज़रूरी नहीं आप वो सेम टू सेम करें, आप इस टेबल के अंदर आज़ाद हैं। मैं जैसे सी आई डी करना चाह रहा हूँ और आर नंबर करना चाह रहा हूँ, तो देन आई कैन डू दैट। ये ज़रूरी नहीं है सी आई डी। ये एक टेबल जो है वो मैंने क्रिएट कर दी। यहाँ पे एक और सॉरी ब्रैकेट्स आएगी, उसके लिए टेबल क्रिएटेड हो गई सक्सेसफुली। अब इसमें इंसर्ट करें डाटे को, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स और वैल्यूज़। अब मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 1 है, वो एक नंबर कोर्स में भी दाखिला ले सकता है। ये एक, अब यहाँ पे ये दोनों अपनी जगह भी प्राइमरी की हैं। अगर मैं इसको दोबारा इंसर्ट करना चाहूँगा, अब एक दफ़ा इनरोलमेंट हो चुकी है आपकी, तो दोबारा आप नहीं ले सकते। हाँ, रोल नंबर 2 एडमिशन ले सकता है, रोल नंबर 2 जो है वो दूसरे में भी ले सकता है। जितने कोर्सेज उठा रहा है वो उठाते जाएंगे, ये रिलेशनशिप बन जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप सब तवज्जो दे रहे हैं, नहीं तो कल को आपके लिए ये रेफरल इंफॉर्मेशन दोबारा नहीं होगी। 1 जो है वो थर्ड सब्जेक्ट में भी उठा रहा है, तीसरा चौथा स्टूडेंट वो उसने भी यही कोर्स लिया हुआ है, चौथे ने दूसरा भी लिया हुआ है। सो वी हैव अ रिकॉर्ड लाइक दिस, सेलेक्ट static from student course। चले, हमें ये तो समझ आ गया कि जी रिकॉर्ड है। लेट्स सपोज ये यू कैन सी दैट कि इसमें रिकॉर्ड है और पांचवा है और एक भी कर दूं, तीसरा है उसको 3 कर दूं, अप्लाई करें, अप्लाई, ओके फिनिश, select static from student course। Let's suppose we have a record like this। अब क्वेश्चन है जी हमने असल वैल्यूज़ कहाँ से उठाएंगे, तो अब आप लगाएं यहाँ पे। अब आपका फॉरेन की और प्राइमरी की कम्बिनेशन बनेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, या जो आप इंफॉर्मेशन आप देखना क्या चाह रहे हैं, वो कॉलम देखना चाहते हैं। रोल नंबर 1 ने कौन कौन से कोर्सेज में, सिलेक्ट नहीं, आप कॉलम बता, पहले आएगा ना रोल नंबर, सिलेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम भी तो डाल लो, नेम ऐसा ही है ना, स्टूडेंट है मेरे ख्याल में, ये इशू आ रहा है मुझे। स्टूडेंट नेम कहाँ है, हमने कौन सी टेबल में डाला है, सबसे ऊपर वाला, इसमें हमने NET है ना, बस ये बता दें NET। नेम कहाँ जी, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आगे टेबल, वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, वेयर आगे है, अच्छा जी। अब यहाँ से ही गड़बड़ है, अब आप इसको रेफरेंशियल नहीं समझे, ये तो दिखा देगा जी स्टूडेंट टेबल में से, हमें इसके लिए एक अलग से तरीक़ेकार से टेबल उठानी पड़ती है। आपको बताना होगा कि कौन कौन सी टेबल है, जैसे फ्रॉम स्टूडेंट, और ये कौन सी टेबल थी, कोर्स, वेयर
रोल नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो मसले आ गए भी, कौन सी टेबल का स्टूडेंट है, तो वो आपने पहले बनाना होगा। वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू है, अगर आपने स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1 कर दिया, वो वही मतलब था जो पहले आपने क्यूरी बनाई। स्टूडेंट कोर्स डॉट आर नंबर, यहाँ ये जो रेफरेंशियल मैं बना रहा हूँ ये चीज़ बन रही। अब ज़रा देखें कि इस क्यूरी लगाने से आपका क्या नतीजा आता है। डिड यू सी दैट? आप कहाँ तक पहुँचे? पहले तो गौर करें ना, स्टूडेंट रोल नंबर जो था, जो स्टूडेंट हमने क्या बनाई थी, कोर्स बनाई थी, स्टूडेंट कोर्स का बनाया था ना टेबल है, उसमें नाम तो नहीं ना आ रहा था। अब ये रेफरेंशियल ने क्या किया कि स्टूडेंट जो कोर्स हमने बनाया था उसमें से उसने उठाया, बिल्कुल, लेकिन किसकी बेस पे, किसकी बेस पे, कहाँ थे वो रोल नंबर्स पड़े हुए, कोर्स आईडी में। ये स्टूडेंट कोर्स आईडी ना, ज़रा गौर करें, इसमें आपने दिया रोल नंबर 1 कोर्स 1। मैं आपको लम्हा लम्हा समझा रहा हूँ 1 बाई 1। यहाँ आपने 1 दिया, उसने 2 कोर्स लिया, 1 दिया, 3 दिया। यहाँ 1 से तो नहीं ना आपको पता चल रहा कि ये आसिफ है, ये सैफ है, ये कौन है, नहीं पता चल रहा ना। ये 1 यहाँ से उठाएगा, ये रेफरेंशियल है, वो कंपेयर करेगा कि स्टूडेंट रोल नंबर जो है। अब आप इसके साथ पूरे उठा सकते हैं, आप ये भी मालूम कर सकते हैं, एज देख सकते हैं। अब ये क्यूरी समझ लेंगे तो आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। स्टूडेंट एज थी, ये लें, आसिफ 35, सैफ, वो डाटा वही उठाएगा। लेट्स सपोज एक और डाल लेते हैं, 1 जो है वो, अब 1 1 1 3 दे चुके हुए हैं ना हम लोग। अब ये इसको नहीं लेगा डाटे को, प्राइमरी की कंसर्न। एक कोर्स और आईडी डाल लें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्स, कोर्स आईडी कहाँ गया, ये कोर्स है ना, एक कोर्स और डालते हैं, HTML क्या जी, C++, इसके 3 कैरेट आवर्स हैं। ये एक चौथा कोर्स इसमें इंसर्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ जी 1 जो है वो 4th वाला कोर्स भी लेगा। अब आप ये वाली चलाएंगे कमांड, तो पहले आसिफ साहब का नाम 3 दफ़ा आ रहा था, अब 4 दफ़ा आएगा। आ गया जी, एंट्री तो आप कर रहे हैं ना आसिफ साहब, हैं? उसने तो 1 देखना है कि जी 1 है, रोल नंबर इस टेबल से आया है। अब आपकी वाली बात कि 1 आसिफ है और मैं देखना चाहता हूँ यूनिक की, तो मैं यूनिक की कैसे देखूँगा? इस तरह यूनिक लगाएंगे। स्टूडेंट एज भी आ गई जी, आ जाए। अब आपने कोर्स देखने थे, तो कैसे देखेंगे कोर्स? पहले तो स्टूडेंट उसकी कोर्स की भी टेबल पे जाना होगा, कोर्स अंडरस्कोर नेम,
कोर्स नेम ही आएगा ना, फ्रॉम वेयर आगे लग जाएगी कंडीशन एंड, कोर्स आईडी इज इक्वल टू टेबल बताएं, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट CID। कोर्स अंडरस्कोर नेम नहीं आ रहा, क्या है कोर्स, अब बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उसके पास स्टूडेंट कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे एक टेबल और डालें जी जिसमें से आपने उठाना है, वो है कोर्सेज। आ गया जी। 1 आसिफ साहब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 2 सैफ 25 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 5 दानिश डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखें कि यहाँ पे आपने इंडेक्सेस नहीं लगाए हुए, हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा उठा लिया जी उसने। अब ये रिडंडेंसी नहीं हो रही, डाटाबेस आप बेशक 5 दफ़ा है या 5 लाख दफ़ा है, लेकिन कोर्स की टेबल में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ एक दफ़ा बना हुआ है। मेरी बात को वाजे हो गया? यानी आपने ये सेलेक्ट के बाद वो कॉलम नेम लिखने जो आपको चाहिए, फ्रॉम के बाद आपने वो तमाम टेबल्स देनी है